अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा आप सब? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठीक ठाक मैम, ठाक आप मैम, सुनाएं? आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सब लोग को मिल गया। जिन लोग को लिंक नहीं मिला, आप अपने फ्रेंड्स को, बाकी जो आपके हैं क्लास फेलोज, उनको भेज दें लिंक। और अच्छा, असाइनमेंट में क्या इशू था? मुझे ईमेल्स आ रही थी। असाइनमेंट सबमिट हो गई है? मैम सबमिट तो कर दिया मैम, थोड़ी ग्रामर मिस्टेक है, आप भी फिर सबमिट कर दें अभी 10 मिनट में। अच्छा वो बेटा, ग्रामर मुझे एक मिस्टेक मिनट पर देखने दो। आपकी असाइनमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। मुझे तलहा की ईमेल आई थी कि आपकी क्लास थोड़ी एक्सटेंशन मांग रही है, उसके लिए। सेकंड वीक में है आपकी असाइनमेंट? यस मैम। ठीक है, अभी के लिए बेटा ये ठीक हो गई। हम इसको अगली असाइनमेंट आप इसको इम्प्रूव कर लेना, नेक्स्ट जो मैं पार्ट दूंगी। मैम अभी जिन के बच्चों ने ओके नहीं मैम। जमा करवाई उनको आज तक का टाइम दें। जी जिन बच्चों की रह गई है उनको आज तक का टाइम दे दें। बेटा, क्यों? जैसे भी करवा तो देते ना। मैम वो मुझे आपकी ईमेल आई थी, मैंने पढ़ी थी। आपको कल पता हम्म, तो आपने रिप्लाई नहीं किया ईमेल का भी, तो फिर बच्चों ने नहीं करवाई जमा। रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आपको मैंने अलाउ कर दिया। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही। बेटा, अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने अलाउ कर दिया आपको मैम कि आप थोड़ा सा करवा तो लो। कर देना रिलैक्सेशन। मैम वो बहुत बेटा, मुश्किल काम था, पहले पहली सोचना कोई system ऐसा जो पहली असाइनमेंट में ऐसा करना शुरू कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा आगे? आगे फिर हर असाइनमेंट पे इस तरह से कहोगे आप लोग? नहीं मैम ये थोड़ा मुश्किल था, ये जो सा सोचना पहले कि कोई सिस्टम ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं जो वो बनाना है, तो इस वजह से ना नहीं हुआ। मैं अपने लिए नहीं कह रहा मैम, मेरा हो गया हुआ, पर जो उनसे बच्चे रह गए हैं उनके लिए कह रहा। बेटा, जिनका इतने ज्यादा डेज में नहीं हुआ, आज के दिन में हो जाएगा उनका। हो जाएगा मैम, आप आज तक का टाइम दें। मैम हमने बना के सबमिट तो करा दिया, लेकिन फिर जैसी समझ लगी हमने बना दी है। ठीक है बेटा, आपने बस उसी एंड पे करना था। बस अपनी जितना आपका माइंड है, जितना आप काम कर सकते हो, आपने उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए, जितने डेज आपको दिए जाते हैं आप उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। हेल्प लें, नेट से हेल्प लें, डिफरेंट बुक से हेल्प लें। आपने मैम बस जो अपनी सबमिट करवाई मैक्सिमम है एफर्ट उसमें मेरे करनी। पास अब मुझे इस टाइम जो हम्म ना सुबह जाते हुए मुझे 2 ऑप्शन उसमें और याद आ गए कि मैं ये भी ऐड कर सकता था, लेकिन अब वो बेटा, सबमिट वो करा दी है तो नेक्स्ट साथ में कर साथ दूँ। इम्प्रूव करते जाएंगे हम, नेक्स्ट में स्टेप वाइज उसे इम्प्रूव करते जाएंगे। मैं आपसे ये इम्प्रूवमेंट करवाऊंगी। अभी जितनी ओके सबमिट हो गई है ठीक है। ओके। जिन लोग की सबमिट नहीं हुई वो भी सबमिट करवा दें, आज ही सबमिट करवा दें। बाकी जिनकी सबमिट हो गई है ठीक है, मैं इम्प्रूवमेंट करवाऊंगी आपके साथ साथ। और कोई इशू? एसन का सब्जेक्ट एनरोल हो गया है। ये एक फॉर्म था मेरे पास रजिस्ट्रेशन का। जिन लोग के रजिस्ट्रेशन के इशू चल रहे हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन के इशू सॉल्व कर लें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस उसकी बेस पे होगी। अगर आप नहीं हो इस कोर्स में रजिस्टर तो फिर आप क्लास नहीं ले सकते। आप कोशिश करें कि आप अपने रजिस्ट्रेशन के इश्यूज को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर लें। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अमर्जेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ तक पढ़ा था। क्या होती है अमर्जेंट प्रॉपर्टीज? अच्छा, शुरू से देख लेते हैं।
सिस्टम और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होती है? अब सिस्टम इंजीनियरिंग जिसमें हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आ जाते हैं। अच्छा, और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और सिस्टम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या फर्क होगा? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में सिर्फ सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और सिस्टम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आते हैं वो सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा, यूजर कॉन्फ़िगर्ड और कस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यूजर कॉन्फ़िगर्ड जोन से हमें आपको हर कोई अपनी मर्जी से यूज करता है और कस्टमर जो सा स्पेसिफिक कोई कस्टमर अपनी मर्जी के लिए अपनी नीड के मुताबिक कस्टमर सिस्टम बनवाता है। अच्छा, कस्टम सॉफ्टवेयर में आगे हमने इंफॉर्मेशन एम्बेडेड और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पढ़े थे। एम्बेडेड सिस्टम कौन से होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम जैसे कोई हम सॉफ्टवेयर अपनी नीड के लिए बना देते हैं, जैसे वॉचेस में कोई एप्लीकेशन ज्यादा आती है आपके फोन्स में आ जाती है, एम्बेड कर देते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। अच्छा, और इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? मैम जो किसी स्पेसिफिक कंपनी अपने लिए बनवाती है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो मर्चेंट होती है। अच्छा, क्या स्पेसिफिक कंपनी अपने लिए बनाती है? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या बताया? मैम सिर्फ कोई जो कंपनी अपने लिए बनवाती है ना डिफरेंट सिस्टम्स, वो मर्चेंट प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर डिफरेंट बेटा, सिस्टम्स। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे मैंने बताया था कि जब सिस्टम आपने अलग-अलग, मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी दी थी कि आप अपने अपने पार्ट्स बना रहे हो, वो इंडिविजुअल सही काम कर रहे हैं, जब आपके पार्ट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, इंटीग्रेट करवाया जाता है, तो वो कुछ और प्रॉपर्टीज इमर्ज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं, हमें उनको भी फोकस करना होता है। यहाँ पे ये देखें आपके नोट्स पे जो स्लाइड्स थी वहां पे डेफिनेशन भी लिखी हुई थी। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एज ए होल एंड ओनली emerge once all of its individual subsystems have been integrated. फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल मैं चाहती हूँ कि मेरा सिस्टम रिलायबल हो, तो जब पूरे मेरे सिस्टम के छोटे छोटे मॉड्यूल्स जितने भी हैं उन सारे मॉड्यूल्स को आपस में मिला के एक सिस्टम बनाया जाएगा, तो देन आप उसकी ये वाली प्रॉपर्टी इमर्ज होगी, पता चलेगा कि इसमें रिलायबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, या नहीं यूजेबल सिस्टम है या नहीं, सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, ये तब इमर्ज होगी जब इसके आप सब पार्ट्स को आपस में इंटीग्रेट कर लोगे। मैम ये सिक्योरिटी सेफ्टी का जरा एक दफा डिफरेंस बता दें दोबारा। अच्छा बेटा, मैं करती हूँ आपको, मैंने ये वाली डायग्राम बताई थी बेटा। तलहा मैं आपको आंसर करती हूँ, एक वेट करें, आगे इसकी स्लाइड आएगी। इसको मैंने ये डायग्राम आपको समझाई थी, इसमें कोई मसला है? नो मैम। मैम ये उसी की एक्सप्लेनेशन की हुई है, उसके सब पार्ट्स की। अच्छा, सिक्योरिटी और सेफ्टी वाला आप अपना क्वेश्चन साइड पे लिख के रख लें, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ आगे स्लाइड में। अभी तो पास कॉपी पेंसिल रेटिंग की तरफ चले मैम, Okay. नेक्स्ट कर लिया तुम ठीक है बेटा, मैंने मार्क। नोट मेरे माइंड में है। अभी बताएं मुझे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं? ये हमारा कोर्स बहुत आसान सा होगा, जितना आपने एससी में जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, हमने सिर्फ उसी टॉपिक को कंप्लीट पूरे कोर्स में पढ़ना है, तो थोड़ा सा डिस्कशन टाइप का होगा, आसान होगा, इसको अंडरस्टैंड साथ साथ ही कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं? मैम जब रिक्वायरमेंट्स गैदर करके हम लोग किसी भी कहीं भी लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट की सूरत में, तो वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन कस्टमर और जो हमारे डेवलपर होते हैं। आपने जो लास्ट जब एससी पढ़ी थी तो आपने एसआरएस बनाई थी, ठीक है? वो एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो थी वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट थी। हर कंपनी का अपना टेम्पलेट होता है। एज ए स्टूडेंट आप जैसे IEEE का टेम्पलेट यूज करते हो, तो हर कंपनी के डिफरेंट टेम्पलेट्स होंगे जो कि वो डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट्स को यूटिलाइज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स को लिखने के लिए।
अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखा हुआ है, इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट द रिक्वायरमेंट टू कस्टमर, इंजीनियर्स एंड मैनेजर। अच्छा, किसी को भी कम्युनिकेट करने के लिए, मैंने आपकी क्लास में पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर आपके माइंड में एक आइडिया है और आप वो आइडिया अपने फ्रेंड को बताना चाहते हो, तो वो आप वैसे नहीं डिस्क्राइब कर सकते। आप अगर आप राइट डाउन कर लेते हो उस आइडिया को, आप उसकी डायग्राम बना के उसे बताने, आपके दिमाग के अंदर, आपके हेड के अंदर कोई चीज चल रही है। बेटा अपने माइक ऑफ कर लो। आपके माइंड में कोई चीज चल रही है, दिमाग के अंदर कुछ है, हेड में कुछ चीज, कोई आइडिया है, आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हो। आप उसके लिए आप क्या करते हो, आप पहले उसको ड्रा कर लोगे और ड्रा करके आप उसे एक्सप्लेन करोगे, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकोगे, बजाय इसके कि आप उसे खुद से अपने माइंड के अंदर जो है वही बताने लग जाओ, तो वो उस तरह से उसे पिक नहीं कर सकेगा जितना आप ड्रा करके करने लग जाते हो। तो कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए राइट डाउन कर लिया जाता है मोस्टली चीजों को। अब हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं, हम सारी रिक्वायरमेंट्स को एक जगह पे, एक टेम्पलेट के, जो भी हमारी कंपनी का होता है, जो भी हम एज ए स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज कर रहे होते हैं, हम उस स्टैंडर्ड को यूटिलाइज करते हैं और उसे उस स्टैंडर्ड को हम लिख लेते हैं, और वो हमारी एक सेंट्रल रेपोजिटरी में पड़ा होता है। हमारे इंजीनियर्स होते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो होते हैं, वो जो आपके डेवलपर्स होते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, कोई भी पर्सन जो होता है वो उस चीज को उससे व्यू कर रहा होता है सिस्टम को। जैसे टेस्ट इंजीनियर, टेस्टर्स उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, टेस्ट केस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को देख के, डिजाइनर उससे डिजाइन बनाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन वाली टीम इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन सबके दरमियान, प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट यूज की जाती है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या चीज डिस्क्राइब करती है, द सर्विस एंड फंक्शंस व्हिच द सिस्टम शुड प्रोवाइड, द कंस्ट्रेंट अंडर व्हिच द सिस्टम शुड ऑपरेट, ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, definitions of other system which the system must integrate with। इसमें कोई मसला है, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होती है, जो SRS लास्ट उसमें की है आपने, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है, अगर आपको वो कम्प्लीटली नहीं भी पता, तो आपको ये तो याद ही होगा कि उसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं, जिसमें मैंने जब आपका वाइवा लिया था सबसे पूछा था कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहाँ हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मुझे दिखाएं। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसके फंक्शन। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा सिस्टम जो है अटेंडेंस लेता है, अब वो अटेंडेंस कितने टाइम में ले रहा है, तो ये उसकी कंस्ट्रेंट, अटेंडेंस फंक्शनैलिटी के ऊपर एक कंस्ट्रेंट हो गया कि वो 1 सेकंड के अंदर अटेंडेंस ले ले, एक रिस्ट्रिक्शंस हो गई। तो फंक्शन जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है उसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा सिस्टम की प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं, पूरे सिस्टम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और उसके अलावा सिस्टम ने किन दूसरे सिस्टम के साथ मिलके काम करना है वो बताया जाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन डोमेन, आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर भी लिखते हो, उसके बाद कौन कौन सी चीजें होती हैं। अच्छा, कौन बंदा मुझे अभी डिस्क्राइब करेगा, कौन कहता है, अब्दुल्ला ने शायद ये डॉक्यूमेंट पे बहुत काम किया था। अब्दुल्ला आप अवेलेबल हो? इधर ही है पर अब उसने आना नहीं। ये अब्दुल्ला ही था ना जो कह रहा था कि हमने बहुत काम किया है SRS का। यस मैम किया था, लेटेक्स वाला मैम वही है, किया था मैम काम। लेटेक्स पे बनाया, लेटेक्स पे बनाया। ये अब्दुल्ला 08 था या मैम 06? किया था, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जी बेटा बोले। किया, यस मैम। उस SRS डॉक्यूमेंट यार के क्यों अंदर नहीं कह रहे बताएं मुझे मैम? क्या क्या पार्ट्स थे। मैम आप इसको नहीं कह रहे, वो दूसरा कह रहे है। हैं। वो लेटेस्ट वाला, अच्छा लेटेक्स वाला। अब्दुल्ला 08। मैं वो क्लास ही लेफ्ट कर गया। मैम प्रेजेंट वो कनेक्टिंग आ रहा है रास्ते में, अब रास्ते में ही होना है तुमने। अच्छा, इसके ग्रुप फेलो कौन थे अब्दुल्ला के? मैम अब्दुल्ला,
उसामा, देश बिन सुहेल सुदास सुदेश लड़कों का कहाँ थे? ग्रुप और नहीं था, बबलू चीमा। तो 6 बच्चों का तो नहीं ग्रुप ही नहीं था भाई, 3 का था। सारी का मैम, सुदेश और उसामा नसीर। एसआरई का ग्रुप नहीं पूछ रही बेटा आपसे, मैंने वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने एसआरएस बनाई थी। अच्छा कौन बच्चा किसको पता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? कौन मुझे अच्छे से बताएगा, बता सकता है विलिंगली? तलहा आप बताओ उसमें क्या क्या होता है? चले बेटा उतनी देर में सोच लें आप मैम लोग, देख उसके लें। अंदर मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन हम्म फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। हम्म, और उसके अलावा मैम उसके अंदर हम टेस्ट केस बनाते हैं, हम्म और उसके अलावा मैम टेस्ट केस के अलावा हम उसके अंदर जो सी ये मैम डायग्राम्स वगैरह बनती हैं, ये सब कुछ उसके अंदर होता है एसआरएस के अंदर। उसको मोस्टली बेटा टेस्ट केसेस, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक, तो मैंने टेस्ट केस भी आपसे बनवा दिए। मोस्टली टेस्ट केस जो होते हैं ना, वो टेस्टिंग टीम बनाती है, वो रिक्वायरमेंट्स को देख के। तो हमारी एसआरएस का पार्ट जो IEEE की एसआरएस होती है, उसका पार्ट टेस्ट केस नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था, वो मैंने आपसे साथ बनवाए थे। मैम आपने हम्म, करवा दिया हुआ है, अच्छा हमने तो उसके इन अंदर ही किया था। हम्म, अच्छा ठीक है, वो उसके आपने एक अंदर उसका दफा स्कोप दोबारा होता है से। हार्डवेयर एंड स्पेसिफिकेशन। अच्छा एक काम आपका ये है कि आपने जो IEEE का टेम्पलेट किया था, उस टेम्पलेट को दोबारा से अंडरस्टैंड करना है। अब आपके पास डाउनलोड फॉर्म में अवेलेबल होगा, या आप प्रीवियस कोर्स में मैंने अपलोड किया था टेम्पलेट, वहां से ले लीजिएगा, नेट पे वैसे भी अवेलेबल है। तो आपने वो टेम्पलेट लेके अंडरस्टैंड करना है कंप्लीटली अच्छे तरीके से। लास्ट क्लास में भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ। मैम आप दोबारा एक दफा अपलोड कर दें। ठीक है बेटा, मैं दोबारा अपलोड या कर मैम दूंगी। आप दोबारा एक दफा कर देना अपलोड। मैम अब उसका यस फिर मैम। क्या करना है हमने, वो आपने पीछे जो टेस्ट केस उसके अंदर करा दिए, वो फिर तो हमारा सारा गड़बड़ हो जाएगी ना, करना ही नहीं क्या था, आपने गड़बड़ हो करवा गई? दिया वो। ऐसी कोई नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, करना नहीं था और कर लिया, ये इससे कुछ भी नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बार बार आपको एक चीज कह रही हूँ, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मैंने क्या लास्ट क्लास में एग्जांपल आपको दी थी, नो प्रोसेस इज आइडियल। आइडियल क्या कोई प्रोसेस होता है? नहीं मैम, वो आपने कहा था कि नथिंग इज परफेक्ट। न, कुछ भी परफेक्ट नहीं यस है, लेकिन मैम। आप उसे अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर सकते हो, जो आपके लिए फायदामंद हो। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, मुझे कोई हेल्प कर रही है, तो मैं उसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। नहीं तो मैम, कुछ वो भी आपकी बात ठीक है, मैं वो ये कह रहा हूँ कि आप ये टेस्ट केस हमने किए थे ना सारा इसमें तो जी अब आप कह रही हैं कि इसका हिस्सा नहीं थे, है वो बेटा मैंने पहले से प्राप्त हुआ है। आपने SRS IEEE का फॉर्मेट, एज ए स्टूडेंट हम IEEE को फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। जब आप कंपनी में जॉब करते हो ना, हर कंपनी ने अपना स्टैंडर्ड बनाया होगा, आप उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे मैम कि हर उन्होंने। कंपनी का रहता है IEEE होता है। नहीं नहीं बेटा, हर IEEE सबका अलग नहीं होता। IEEE जैसे आप कह दो, आपकी कोई क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टैंडर्ड बताओ कि कोई जिसको आप फॉलो कर रहे हो। बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कौन सा स्टैंडर्ड है? मैम UMT। सिक्स अपनी सिग्मा माल होता है। बेटा एक चीज, जैसे हमें उसने कहा है, UMT ने एक चीज बना के दे दी है, उन्होंने कहा है आपने जैसे आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, UMT एक टेम्पलेट आपको दे देगी, आपने उसी टेम्पलेट के अंदर सारी चीजें फिल करनी है। तो वो एक स्टैंडर्ड UMT ने बना के आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन का दे दिया, आपने उसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है। तो वो स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हो। डिफरेंट अब उसके बाद किसी और यूनिवर्सिटी में वो स्टैंडर्ड किसी और तरह से फॉलो किया जा रहा होगा, और किसी और MIT में देखेंगे वो किसी और तरह से होगा, कैम्ब्रिज में देखेंगे तो वो किसी और तरह से फॉलो किया जा रहा होगा। टेम्पलेट थोड़ी बहुत उसमें चीजें चेंज होंगी। IEEE जो है इंटरनेशनल वे में आपको एक स्टैंडर्ड बना के दे देती है कि रिक्वायरमेंट जब भी किसी प्रोजेक्ट की कलेक्ट की जाए, वो इस तरह से लिखी जाए। लेकिन
अब हो सकता है कि उसके अंदर इतनी ये सारी डिटेल मौजूद हैं। आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल के किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, कुछ चीजें उसमें आपके लिए जरूरी होंगी और हो सकता है कि IEEE के फॉर्मेट में एक ऐसी चीज नहीं है जो आप उसमें ऐड करना चाहते हो, आप उस पार्ट को भी ऐड करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप अपने पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि ये नहीं है कि कोई वो कुछ हदीस तो नहीं लिखी हुई, आप उन प्रोसेस को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। रिसर्च और इस तरह से ये चीजें ऐसी होती हैं कि कहीं इस तरह से नहीं हो गया कि ये हार्ड कोड हो गई हैं, इनको आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। आप उन चीजों को अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर सकते हो, अपने ठीक है प्रोजेक्ट मैम, के लिहाज से मोल्ड कर सकते हो। आपने क्लियर कर दिया कि हम चेंज कर सकते हैं इसको। लेकिन बेटा एज ए स्टूडेंट नहीं, मैं आपको आपका माइंड इसलिए बना रही हूँ कि एज ए स्टूडेंट आपने IEEE के फॉर्मेट को ही फॉलो करना है, हमने उसी को लेके चलना है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड वो दिया गया है। लेकिन जब आप अपनी कंपनी बनाओगे ना तो तो हम तब आप उसी को चेंज कर सकते हो, आपसे कर सही हो गया तब मैम। आप अपने वो IEEE के टेम्पलेट को चेंज करके अपना एक टेम्पलेट बना लोगे, फिर आपकी कंपनी का हर एम्प्लॉय उसी टेम्पलेट को फॉलो करेगा। ऐसे ही है मैम। मैम ओके मैम। आप कह रही थी कि हमने पूरी सारी मतलब के अमा सॉफ्टवेयर भाई थोड़ा इंजीनियरिंग, ऊंचा बोल रहा, मैं भी क्वेश्चन का पता लग जी। मैम जी आप बेटा कह रही बोलो। थी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमने छोटा सा हिस्सा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ना है, जी तो अब आप कह रही हैं पूरा SRS आपने दोबारा से तो करते हैं बेटा वो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी तो नहीं थी SRS में, वो तो रिक्वायरमेंट का पार्ट था सिर्फ। SRS में सिर्फ रिक्वायरमेंट आती है? SRS के अंदर तो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स का पार्ट होता है, आप बाकी सारी चीजें तो मैम SRS के अंदर नहीं पढ़ते। तो वो तो हम डिफरेंट टाइप की जो डायग्राम बनाते हैं, इतनी ज्यादा क्लास डायग्राम सीक्वेंस बेटा वो बनाने के अंडरस्टैंडिंग, लिए उसको हम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिक्वायरमेंट को एलेबोरेट वो करने के तो हम लिए, अपने लिए रिक्वायरमेंट की बनाते हैं। प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के लिए बना रहे होते हैं। इसके बाद उन्होंने ना मैम बनानी हमने बेटा डायग्राम। डायग्राम्स होंगी, डायग्राम पे बहुत ज्यादा हमारा फोकस नहीं होगा। लास्ट टाइम हमारा सेपरेट सेपरेट हमने उस पे लेक्चर किए थे, मैं सपोज करती हूँ कि आपने वो डायग्राम पढ़ ली हुई है, कर ली हुई है। मैम तो टेस्ट केस का नहीं पढ़ आता ली। बस हमें। टेस्टिंग नहीं होगी इस दफा। SRS टेस्ट की केस माफिया जो मांग रही डायग्राम है वो छोड़ने वाली मुझे। नहीं आती। नहीं हमने नहीं नहीं पढ़ी टेस्टिंग हुई नहीं, टेस्टिंग इसमें होगी ही नहीं। मैम। ठीक है। अच्छा आपने यहाँ तक क्या है, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें मैं बता रही हूँ वही मैं SRS की चीजें बता रही हूँ। आपने IEEE के फॉर्मेट को डाउनलोड करना है, मैं अपलोड कर दूंगी, डाउनलोड वैसे इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आपने उसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, बस क्लियर कर लें कि हर पार्ट के अंदर क्या चीज आती है। मैम जो इंशाल्लाह मैम। रिसर्च पेपर में काम कर रहे हैं वो भी। बेटा ये आपकी असाइनमेंट, वो प्रोजेक्ट की असाइनमेंट नहीं है, ये आपकी असाइनमेंट ऐसे मैं क्लास रीडिंग दे रही हूँ, तो वो ये तो आपने आप वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कहा था ना, कि उसके जी जी बारे जी में आपने वो वो निकालनी है। वो है बेटा, ये रीडिंग रीडिंग के लिए है। आपको ऐसा, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि SRS के हर पार्ट के अंदर क्या चीज होती है। वो इस बात का वो नहीं है कि जो बच्चे प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं तो वो उन्होंने ये नहीं करना, आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपके कई पेपर लेती हूँ, पेपर इधर होते हैं यूनिवर्सिटी में, और मैं पेपर में आपसे किसी SRS के किसी पार्ट के बारे में कोई बात पूछ लेती हूँ और आप कहोगे कि हम वो वाला प्रोजेक्ट कर रहे थे। मैम जी लास्ट पे एक दफा ना वो जो सी आपने बताई थी ना, हमारी असाइनमेंट है 24 तक, उसका भी जरा थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा, वो प्लेन से निकल, कल ज्यादा ही दिमाग खर्च कर लिया। क्या चीज सेंस से निकल, अच्छा वो अभी मैंने अपलोड नहीं की हुई। नो मैम। अच्छा मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ ताकि वो मैं आपकी अपलोड कर दूँ असाइनमेंट। 24 डेट है। ठीक है। मैम ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी 28 को भी नहीं खुलनी, के खुल जानी है? पता नहीं बेटा, SRA की असाइनमेंट 24 डेट को, वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स। यस मैम। ठीक है मैंने लिख लिया, अभी मैं क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी। मैम हम एक फेवर दें, जी बेटा।
मैम हमारी क्लास असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जो असाइनमेंट है वो एक ही कर दे, प्रोजेक्ट की जो असाइनमेंट होगी ना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, वो क्लास असाइनमेंट ही कर लिया करें। यस बेटा नहीं, मैम। थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट होंगी। जैसे वोलेटाइल रिक्वायरमेंट का आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया है, उसकी समरी बनानी है ना, ये सेपरेट होगी। क्यों सेपरेट होगी बेटा? उस केस में पता क्या इशू है, मैं कर भी लूँ ना, लास्ट पे अगर आपकी देखो, आप उसे रखें, आप उन असाइनमेंट को कंबाइन करके, मैंने आपसे प्रोजेक्ट में कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं ना करवाना। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको प्रोजेक्ट टोटली छोड़ देती हूँ, असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट देती ही नहीं हूँ। लास्ट में आपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, वो आपके एंड पे आ जाएगा। उसमें क्या होगा, आप पे टोटल बर्डन आ जाएगा। लास्ट में आपको बहुत ज्यादा काम पड़ा होगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगी हम कैसे लेके चलें। मैं सिर्फ ये आपको लेके चल रही हूँ ताकि आपको क्लियर स्टेप वाइज पता चल जाए कि हमने कैसे काम करना है, और लास्ट में आपका डेडलाइन पे काम पड़ा ना हो। ये मेरा सिर्फ ये वे है। अगर आप चाहते हो तो आपका ये हो सकता है कि मैं आपको डेडलाइंस ना दिया करूं प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट आपने लास्ट में सबमिट करवाना है, आप अपनी मर्जी से अपने कंफर्ट के लिहाज से उस पर काम कर लो। और उस केस में क्लास की क्योंकि प्रोजेक्ट के असाइनमेंट के सारे मार्क्स जो होंगे प्रोजेक्ट के, अगर 30 या 25 जितने भी मार्क्स हैं वो सेपरेट हैं। अगर मैं वो मार्क्स उतर भी दूं और फिर मैं असाइनमेंट के 10 मार्क्स के अंदर भी वो वाले मार्क्स ऐड करूं, तो वो तो एक ही चीज की डबल मार्किंग हो जाएगी। मैम इतना इसका ज़हन काम करता था तो सवाल ही ना करता। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? मैम वो दरअसल हमने रात को असाइनमेंट बनाई है ना, सबने वो जोन सी है का था, दिमाग अपना इस्तेमाल करना है, वो ज्यादा खर्च हो गया। अच्छा, तो फिर तो अच्छे अच्छे आइडियाज आने चाहिए। यूटिलाइज होके तो बढ़ जाता है दिमाग। हमारा काम होता है। कम नहीं होगा बेटा, इंशाल्लाह बढ़ेगा। अब देखो, बहुत से बच्चों को बाद में अच्छी चीजें याद आ रही हैं ना सबमिट करवाने के बाद, कि हम ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। मैम मुझे तो बुखार हो गया असाइनमेंट की वजह किसको हुआ है फीवर? हद हो गई। चलो बेटा माइक ऑफ कर दो। इसमें इसमें ली होगी। क्या क्या होगा इसमें? कह रहा है इसने किसी की असाइनमेंट बनाई होगी, खुद नहीं बनाई। अच्छा, अच्छा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के, चलो कम टू द पॉइंट। यूजर्स कौन कौन से होते हैं? आपको ये कस्टमर सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता है। हाँ, अगर हम कंसीडर करें, आप सोच के मुझे बताएं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को कौन कौन यूज करता है। एसआरएस जो हमारी बन गई है उसको कौन कौन इस्तेमाल करेगा? मैम कस्टमर, डेवलपर, हमारे उसके अलावा टेस्ट केस बनाने वाले, डिजाइनर, स्टेक होल्डर जितने भी हैं जो उनसे डायरेक्टली इसके ऊपर काम करने वाले हैं, वो सब उसको देख के काम करेंगे। ठीक है, सबको समझ आ रही है इतना पॉइंट्स? जी मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के यूजर कौन कौन से होंगे? कस्टमर क्यों यूज करेंगे? स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट एंड रीड देम टू चेक दे मीट देयर नीड्स। कस्टमर सबसे पहले बताते हैं कि रिक्वायरमेंट्स उनकी है क्या। उसके बाद एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आप उन्हें एनालाइज करते हो, एलाबोरेट करते हो, फिर आप उन्हें डिफरेंट फॉर्म में लिखते हो, जो हमारे लिए स्पेसिफिकेशन की डिफरेंट लैंग्वेज में लिख के आप उन्हें टेस्टेबल फॉर्म में लिख लेते हो रिक्वायरमेंट को। उसके बाद वो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में, जब एक्सटर्नल वैलिडेशन की जाती है, तो क्लाइंट दोबारा से, जो कस्टमर होता है वो दोबारा से उन्हें चेक करता है कि क्या वो हैं वही हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब फाइनल आप अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करते हो, तो
तो उस टाइम पे भी कस्टमर वेरीफाई करता है कि क्या वो सारी चीजें पूरी हैं या नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर चूज करते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को, जो SRS आप बनाएंगे। वो क्यों चूज करते हैं? use the requirement document to plan a bid for system and plan the system development process, कि वो प्लानिंग करने के लिए कि आप किस मॉड्यूल पे कितना टाइम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गए हैं, अच्छा मैं कहती हूँ इसमें से पहली 5 रिक्वायरमेंट स्टूडेंट मॉड्यूल के रिलेटेड है और वो मैं इन बच्चों को दे देती हूँ। HR के रिलेटेड जो हैं रिक्वायरमेंट्स 7 रिक्वायरमेंट हैं वो मैं इस ग्रुप को दे देती हूँ। तो वो रिक्वायरमेंट जो डिवाइड कर देती हूँ, ये मैं प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर रही हूँ। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी मेरे पास SRS डॉक्यूमेंट होगी तो मैं ये सारा काम उस बेस पे कर सकूंगी। किस पे कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, स्केजुलिंग कैसे की जाएगी, कब तक बन जाएगा। सिस्टम इंजीनियर उसे यूज करते हैं। सिस्टम टेस्ट इंजीनियर यूज करते हैं टेस्ट केसेस बनाने के लिए। मेंटेनेंस इंजीनियर यूज करते हैं जब आप में कुछ चेंज आएगा तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को यूज किया जाएगा। अगर यस मैम, क्लाइंट किया जाएगा। नया चेंज लेके आता है तो ये सब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के यूजर होते हैं। अब इन सब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को यूज करना है। एक डॉक्यूमेंट जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर ने, कस्टमर्स ने, डेवलपर्स ने, टेस्टर्स ने, ये सब लोगों ने यूज करना है। तो आप उसे किस तरह से उसका अगर उसमें प्रॉब्लम्स होंगी तो वो डेफिनेटली गलत बात है ना, ऐसे ही है मैम। इशू क्रिएट करेगी। तो आपने जो SRS लास्ट टाइम बनाई थी उसके अंदर मसले थे? या यस मैम, है अभी थे, नहीं भी थे। नहीं भी थे। चलें इस दफा जब आप मैम फाइनल बना लेंगे फिर आपको पता हर चल चीज जाएगा। परफेक्ट नहीं ना होती। मैम आपने हमारी होती तरफ तो से फिर हम क्लियर था, वो हमारी आपने ही तरफ से कहा तो था क्लियर बहुत होता है, फिर उसके अंदर आप मिस्टेक्स निकाल देती हैं क्योंकि आपने, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। बेटा वो चीज है वो बिल्कुल ठीक है आप, लेकिन बात मसला कहाँ पे आता है कि आप लोगों को अगर मैं 20 दिन दिए हुए हैं ना तो आप 20 दिन एफर्ट नहीं करोगे। आप लास्ट एक दिन में थोड़ा सा काम करके कहते हो ये मेरी तरफ से फुल हो गया है। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही, आपकी तरफ से आपने अपना परफेक्ट काम कर लिया, आपको तो वो ठीक ही लगेगा। अब आपने एक काम किया है, अगर मैंने 20 दिन दिए हैं, आपने पहले फॉर एग्जाम्पल 8 डेज में काम कर लिया, उसके बाद 2 डेज आपने अपने काम में से खुद गलतियां नहीं निकलती। इंसान एरर ब्लाइंड हो जाता है। आपने अपना काम दूसरे पर्सन को दे दिया, आपने अपने फेलो किसी को दिया, मुझे रीड आउट कर दो, वो उसमें से एरर्स निकाल देता है, रिव्यू मैम हो वो जाता कॉपी है। पेस्ट रिव्यू कर लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, कॉपी बनाया तो आपने खुद, आपने सिर्फ रिव्यू करवाने के लिए दिया है। तो वो रिव्यू के चक्करों में जाता रहता है। रिव्यू के लिए आप दूसरा पर्सन जो है वो एरर्स निकाल लेता है। एरर्स जब निकल आएंगी तो फिर आप उसको दोबारा से सही करोगे। इस तरह से स्टेप वाइज जब आप उसको इम्प्रूव करते जाओगे तो वो आपकी बेस्ट एफर्ट होगी, वो चीज ठीक होगी। लेकिन आप क्या करते हो, सिर्फ ये होता है कि डेडलाइन पे आखिरी टाइम पे थोड़ा सा काम करके और फिर कहते हो कि हमने ये परफेक्ट कर लिया। अच्छा, ये जो आपका स्टैंडर्ड था इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप वेट करो 1 मिनट, मैं अभी आपसे ये डिस्कस करती हूँ। मैम अटेंडेंस लगा दें।
अगले जी बेटा ऑफिस में कोई काम आ गया था जिसकी वजह से मैंने रोकना पड़ा इसको। अच्छा पुरानी में कर रहे हैं आप काम? बेटा हो गया है। अच्छा वो जो डॉक्यूमेंट थी हाँ, उसके अंदर कौन-कौन से पार्ट्स थे? इंट्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट। अच्छा ये मुझे बताएं, ऑनलाइन पढ़ना आपको बेटर लगता है या क्लास में पढ़ना ठीक लगता है? मैम क्लास में। क्लास में। क्लास में मैम। क्लास में ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ऑनलाइन मैम। बेटा। देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर ओपन हो जाता है तो हम क्लास में जो भी इनके में मसले रह जाएंगे वो क्लास में भी कवर कर लेंगे। बाकी जो इंशाल्लाह चीजें मैम। इंट्रोडक्शन हम ये उस सेमेस्टर डॉक्यूमेंट। भी ऑनलाइन ही जाना है। मैम ये ऑफिस में भी ये बात हुई है कि ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है क्या ऑन कैंपस? नहीं बेटा वो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा मुझे अचानक आ लगता गया है कि कंपैरेटिवली ये होता है कि क्लास में आपका एक सही लेक्चर वाला एनवायरनमेंट बना होता है। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो वो मैम वो आप उस इंटरेक्शन तरह ज्यादा होती है क्लास में, बोर्ड भी होता है इंटरेक्शन ना सामने। होती है और आपका एक वो एनवायरनमेंट बना होता है पढ़ने वाला वहाँ पे। इसमें ये होता है कि हर पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में आप वो होते हो तो आपकी एबिलिटीज इस तरह से नहीं आ रही होती, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे होते, आप गुजार रहे होते हो उस चीज को। हम इसमें इंट्रोडक्शन मैम आप सही कह रही हैं। जो अभी यहाँ पे IEEE का देखिए मैं बैठा टेम्पलेट हूँ, है। एक्चुअली लेने मम्मा कह रही हैं नहीं लेके आने तो मैं दुपट्टा पकड़ाऊँ, मैं खुद चली जाती हूँ। मैम इस तरह की धमकियां मिलनी है फिर हमने गरीब आम ने क्या करना है? जाना ही बेटा जाना आप उठ के। एक अपना किसको कह रहे हैं टाइम दही लाने बेटा के लिए? अपना टाइम टेबल लिखो और टाइम टेबल लिख के ना जिस जिस टाइम पे आपकी क्लास है तो वो ना डिस्प्ले कर दो। एक अपने रूम के अंदर डिस्प्ले करो और एक रूम से बाहर डिस्प्ले कर दो, ताकि बाहर जो भी लोग आपको कहते हैं ना वो उनसे कहा करो कि पहले मेरा स्केड्यूल में देख लिया करें। मैम छोटी अगर सी वो चुबारी है, घर में है ही 2 कमरे, तो वो किधर किधर लगाएं? फ्री स्लॉट है बेटा, बहाने मत बनाया करो, सारे टाइम पे बहाने करते हो आप। हाँ अब हमने यूनिवर्सिटी पे एक लगा देना, अब हमने पढ़ना कर। बेटा जिस टाइम पे आपकी क्लास है तो आप उसमें ये, ताकि आपके घर वालों ने जो भी आपको काम कहने हैं वो क्लास के टाइम पे ना गए। मैम वो छोटे भाई तो स्कूल जा रहे हैं, उनके स्कूल नहीं बंद हुए। कौन से स्कूल बेटा बंद नहीं हुए? मैम वो इधर एंजल्स में पढ़ते हैं, वो तो जा रहे हैं दोनों। बेटा बंद हो गए हुए हैं मैम सारे। यार कसम तुम से जा रहे 15 हैं, पे कॉल करो, आज हाँ भी गए हुए हैं। मैम को क्या बता रहे हो? 5 पे कॉल करके बंद करवा लो। भाई पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, मैं क्यों करूँ? कॉल जाते हैं तो जाएं। अच्छा बेटा बस डिस्कशन बंद। हमने जो डॉक्यूमेंट पढ़नी है आपने, उसमें आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर सब पार्ट्स हैं। ये पर्पस आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का
स्कोप, डेफिनेशंस, ये सारी चीजें आप लिख चुके हो। अगर इसमें से कोई चीज में कोई मसला आएगा तो वो मेरे से पूछ लेना। उसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन, ये सारे पार्ट्स आपने बनाने हैं। और यहाँ पे अपेंडाइसिस में आपने क्या बनाया था, डायग्राम सारी। ये आपकी रिक्वायरमेंट का पोर्शन था। थर्ड में आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इंटरफेस रिक्वायरमेंट, सारी वो चीजें बनाई थी। ये आपकी उस डॉक्यूमेंट के पार्ट्स हैं। यहाँ पे IEEE standard is a generic standard which is intended to apply a wide range of requirement document. In general, not all parts of standards are required for all requirements document. Each organization should adopt the standard depending on the type of system it develops. ये चीज मैंने आपको बताई है, ये समझ आ गई है। IEEE एक जेनेरिक स्टैंडर्ड है। जरूरी नहीं है कि आपने इसके अंदर जितने भी एज ए स्टूडेंट, पहले मेरी बात बार बार मैं कह रही हूँ, आप ये ना कहना कि बाद में आके मुझे ये कहना कि मैडम आपने कहा था कि परफेक्ट नहीं होता, आपने कहा था जरूरी नहीं है, आपने कहा था आइडियल नहीं है, सही नहीं है तो हमने नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपको करना है, आपको अंडरस्टैंड मैंने करवाना है कि IEEE के हर पार्ट के अंदर क्या चीज होती है, आपने अंडरस्टैंड करना है। लेकिन साथ साथ आप ये भी समझ लें कि ये जो है IEEE का टेम्पलेट, ये एक जेनेरिक टेम्पलेट है। इसको आप अपनी कंपनी के मुताबिक, अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक मॉडिफाई कर लेते हो। इसमें जो चीजें आपको लगती हैं कि आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हैं, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, कुछ चीजें रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट में कोई मसला है? नो मैम। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कंपनी है जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। अब उस कंपनी ने अपनी डॉक्यूमेंट कैसे बनाई हुई है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ये देख लेते हैं। उस कंपनी ने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले वो प्रीफेस लिखती है। प्रीफेस के अंदर क्या चीज होती है, this should define the expected readership of the document and describe its version history, including a rationale for the creation of a new versions and a summary of the changes made in each versions. अब उसने एक पोर्शन बनाया हुआ है, किस नाम से, प्रीफेस। सबसे पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने IEEE के जो अपनी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसका अपने लिए एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, मॉडिफाई करके कस्टमाइज किया हुआ है। और उस कस्टमाइज टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले प्रीफेस होता है, जिसके अंदर प्रीफेस का मतलब क्या है कि उसको कौन कौन पढ़ेगा ये लिखा होता है, और उसका मकसद क्या है, रैशनल क्या है बनाने का, वर्जन हिस्ट्री कौन सी है, चेंजेस कब कब आई थी, ये चीजें। इंट्रोडक्शन का पार्ट है, this should define the product in which the software is embedded, its expected usage and present and overview of the functionality. Introduction लिखा है, glossary, terms, abbreviation और acronyms, ये चीजें होती हैं। उसके बाद जनरल यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर्स की रिक्वायरमेंट कौन सी है, असल इस पोर्शन में आपकी रिक्वायरमेंट्स लिखी जाएंगी। सिस्टम का आर्किटेक्चर, सिस्टम के सब पार्ट्स, वहां पे IEEE टेम्पलेट में आपने इसको कहाँ पे बनाया था, जाके अपेंडाइसिस में हम बनाते थे। यहाँ पे आपने उन्होंने एक ओवरऑल व्यू सिस्टम का बनाया हुआ है, उसमें आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स ऐड कर देने हैं। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के सिस्टम किन किन हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है। डिटेल सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर की डिटेल रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, अब उन्होंने ये रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस कौन सी रिक्वायरमेंट्स है? मैं वो जो हमने पीछे पढ़ी हैं अभी, मैम यूजेबिलिटी और परफॉर्मेंस मर्जिंग प्रॉपर्टीज में इमर्जेंट प्रॉपर्टीज में है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन इन्होंने क्योंकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस, आपने एक चीज डिले किया है, आपने एक चीज में जरा सा भी डिले आया है तो वो आप एक, फॉर एग्जांपल आपने कोई मिसाइल लॉन्च करना था और उसमें 1.1 सेकंड का भी अगर डिले आ गया है तो वो बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, बहुत बड़ा। जैसे वो एरोप्लेन के अंदर जरा सा भी 0.1 का भी डिफरेंस आया है तो वो क्रैश हो गया है, और इसकी वजह से ये सारी रीजंस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक सेपरेट पोर्शन बना दिया हुआ है कि हमारी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट हम क्लियरली यहाँ पे सेपरेट पोर्शन में मेंशन करेंगे, बजाय इसके कि हम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट लिखते हैं, फिर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लिखते हैं, और रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट सेपरेट लिख देते हैं।
और अपेंडिक्स में क्या चीज ऐड कर देते हैं? हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, स्पेसिफिकेशन, डाटा फ्लो मॉडल्स, डिटेल, ऑब्जेक्ट मॉडल्स, इंडेक्स। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। आप इन कंपनी ने अपने टेम्पलेट को इस तरह से मॉडिफाई करके बना लिया हुआ है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए, अगर आप अपनी कोई स्पेसिफिक डिवाइस बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी बनाते हो, आपकी कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पे काम कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप बना रही है, एप्लीकेशंस बना रही है, उसमें हार्डवेयर का रोल नहीं है। इन केस फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ हार्डवेयर का रोल नहीं है, तो आप सिंपल इसके अंदर से ये वाले पार्ट, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट तो आपका ऐड होगा ही नहीं, आप निकाल देते हो। आपको किसी चीज की अगर आपको लग रहा है जरूरत नहीं है तो आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो। इस सारे पॉइंट का मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी टेम्पलेट जो होता है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। उन्होंने वही टेम्पलेट को मॉडिफाई किया हुआ है। Requirements are usually written as paragraphs of natural language text supplemented by diagrams and equations. Requirements कैसे होती हैं? को नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है। आपने एसआरएस के अंदर रिक्वायरमेंट्स कैसे लिखी थी? वर्ड पे मैं थोड़ी सी नहीं, यूनिक लिखनी होती है बुलेट्स में, या फिर उनको नंबरिंग में लिखते हैं ताकि वो जो है ना उनको चेंजिंग में करना उनके लिए इजी हो। बट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में जो अब आप रिक्वायरमेंट्स लिखते हो ना, तो आप यहाँ पे क्या पॉइंट बताया क्या है वो ठीक, आप जो भी पॉइंट बता रहे हो ठीक है। रिक्वायरमेंट एक तो क्या अनएम्बिगियस फॉर्म में लिखे जाता है, नेचुरली क्या वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना है, लेकिन इंग्लिश नेचुरली एक एम्बिगियस लैंग्वेज है। आपने कुछ ऐसी टर्म्स कोशिश करनी है कि ऐसी टर्म्स जिनके डबल मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, वो यूज ना करें। आप पर्सन टू पर्सन, फॉर एग्जांपल बैट, बैट क्या वर्ड, बैट का क्या मतलब होता है? बैट का मतलब बैट हो गया, क्या क्या? खेलने वाला एक क्रिकेट बैट होता है। और चमगादड़, चमगादड़ और बैटमैन। तो ये सारी चीजें ठीक ये सारी चीजें आप देखते हो कि डिफरेंट जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, तो आप उनको यूटिलाइज नहीं करो। जब आप रिक्वायरमेंट्स लिखो तो ऐसे वर्ड जिनके मल्टीपल मीनिंग्स हैं उनको आपने यूटिलाइज नहीं करना, नेचुरल लैंग्वेज में मेंशन करना है। अब जहाँ पे कोशिश करें मैक्सिमम, अगर उसे मैथमेटिकल तरीके से अगर आप लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट को, वो बेस्ट वे होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स यहाँ पे आ जाता है तो वहां पे मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। समझ आ रही है इस बात की? अब इस बात की ही लगी है मैथमेटिक्स के फॉर्म में किस बेटा अगर किसी बात को, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्ड्स अगर हम उन, ठीक है आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, आप अगर किसी चीज को, जैसे मैं कहती हूँ कि ये फार्मूला पे डिपेंड कर रही है, ये इसका सरकमफेरेंस ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, अब उसका मैं फार्मूला लिख दूं, तो जहां पे मैक्सिमम जितना हो सके अगर मैं मैथमेटिक्स वे में लिख दूंगी, डायग्राम बना के लिख दूंगी, तो वो चीज रिक्वायरमेंट में क्लैरिटी आ जाएगी। और जहां पे मैथमेटिक्स होता है, जैसे 2 अगर मैंने लिखा है 2+2, तो वो सबके लिए सेम होगा, x+y=14, तो वो सबके लिए सेम हो जाएगा। जहां पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं होती, जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है तो उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है। समझ आ गई? जी मैम। आपने क्लैरिटी लेके आनी है ताकि डिफरेंट लोग उसके डिफरेंट मीनिंग ना लें। जैसे मैंने अगर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आप उसका डिफरेंट मीनिंग लेते हो, फिर दूसरा कोई और पर्सन डिफरेंट मीनिंग लेता है, और थर्ड पर्सन जो है वो डिफरेंट मीनिंग उससे इंटरप्रेट कर लेता है, वो अपने लिहाज से सोच लेता है। अब ये सारे जब जो इस डॉक्यूमेंट के यूजर होने हैं वो तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर होने हैं, डेवलपर होने हैं, टेस्टर होने हैं, कस्टमर होने हैं, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट होना है, सबका नॉलेज डिफरेंट होना है, सबकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट होनी है, तो वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि डॉक्यूमेंट को इस तरह से लिखा जाए कि सबके लिए सेम मीनिंग हो।
प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट में क्या क्या होते हैं? यूज ऑफ कम्प्लेक्स कंडीशनल क्लॉजेस विच आर कंफ्यूजिंग। अगर आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कह रहे अगर ये होगा तो फिर ये करना है, अगर ये होगा, अगर आप इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस लिखते हो तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। स्लोपी एंड इनकंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी, वही जो चीज मैं बता रही हूँ कि आपने डिफरेंट इनकंसिस्ट, एक जगह पे उस वर्ड का मीनिंग कुछ और है, अगली जगह पे वही टर्म कोई और मीनिंग दे रही है। अगर वो डिफरेंट मीनिंग दे रही है डिफरेंट जगहों पे तो वो इनकंसिस्टेंट है और आपने ऐसी टर्म्स को यूज नहीं करना। राइटर एज्यूम रीडर्स हैव डोमेन नॉलेज। अब जो लिखने वाला है, जैसे एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर जब आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो आप सोचते हो कि उनको डोमेन नॉलेज होगा पढ़ने वालों को। जैसे अगर आप एक रेलवे स्टेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आप को चूज किया गया है एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, आप सबसे पहले वहां पे गए हो, आपने वहां का सारा नॉलेज हासिल किया है, सब कुछ आपने डॉक्यूमेंट बना दिया है। अब रेलवे के कितने ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के अंदर क्या टर्म्स यूज होती हैं, हो सकता है वो रोकने के लिए कौन सी कुछ स्पेसिफिक वर्डिंग टर्म्स यूज की जाती हैं। तो राइटर एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आप स्पेसिफाई कर रहे हो, आप लिख रहे हो रिक्वायरमेंट्स। अब आप रिक्वायरमेंट्स लिखते हुए सपोज कर लोगे कि जो पढ़ने वाले होंगे, अब रीडर्स जो है उनको खुद ही नॉलेज है इस बात का कि ये टर्म का क्या मीनिंग है। तो ऐसा सपोज करने, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ऐसा आपने सपोज नहीं करना। जैसे रीडर कौन कौन है, जैसे डेवलपर है, टेस्टर्स है, सिस्टम इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपने रिक्वायरमेंट आप राइट कर रहे हो तो आपने ये सपोज नहीं करना कि उनको डोमेन नॉलेज होगा। आपने क्लियर फॉर्म में एक चीज लिखनी है, अगर कोई टर्म यूज हो रही है तो उस टर्म को भी डिस्क्राइब करते हुए आपने वो लिखना है। Requirements are read more often than they are written. You should invest time to write readable and understandable requirements. क्या मीनिंग है इस बात का? अब एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है 5 साल का, 5 साल का गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, आपने उसमें 6 मंथ में रिक्वायरमेंट्स वाला आपने सारा काम करना था। 6 मंथ के बाद आपकी एसआरएस बन गई और आपने वो आगे ट्रांसफर कर दी 5 साल। अब वो जो 6 मंथ के भी अंदर पहले आपने रिक्वायरमेंट इंसेप्शन की, इलिस्ट्रेशन की, स्पेसिफिकेशन में जाके आप राइट डाउन करते हो ना, तो जो स्पेसिफिकेशन वाला काम है आपने वो काम जो आपने फॉर एग्जांपल अब वो आपने 1 मंथ में किया है, अब 1 मंथ में आपने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं और वो 5 साल तक वो रिक्वायरमेंट पढ़ी जानी है। 5 साल तक आपके कस्टमर्स ने, टेस्टर्स ने, उसके बाद कैसे आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जब जो आपने लिख ली, उसके बाद आपके डिजाइन टीम ने उसको देख के डिजाइन बनाना है, इम्प्लीमेंटेशन टीम ने उसको देख के इम्प्लीमेंट करना है, टेस्टिंग टीम ने टेस्ट केसेस बनाने हैं, फिर कस्टमर ने उसको वैलिडेट करना है, कस्टमर ने देखना है क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा था वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं, चेंज करने वालों ने, चेंज कंट्रोल बोर्ड ने देखना है कि चेंज आता है तो क्या वो उसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये 5 साल तक ये डॉक्यूमेंट यूज होती रहनी है, पढ़ते रहना है लोगों ने। ये बात लिखी हुई है कि रिक्वायरमेंट्स आर रेड मोर ऑफन देन दे आर रिटन। लिखी 1 महीने में गई है और 5 साल तक वो पढ़ी जा रही है। इसलिए आप लिखने पे यू शुड इन्वेस्ट टाइम टू राइट रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप इस तरह की रिक्वायरमेंट लिखें जो कि पढ़ी जा सके, रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, अनएम्बिगियस हो, जो कि सबके लिए सेम मीनिंग रखे, जिसमें कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सबके लिए क्लियर हो, एम्बिग्यूटीज ना हो। आप ये सपोज करके ना रिक्वायरमेंट लिखने के पढ़ने वाले के डोमेन नॉलेज है, पढ़ने वाले को खुद ही समझ आ जाएगी, ऐसी बात नहीं होती। ये एक चीज है जो आपने हर जगह पे हमेशा याद रखनी है। लिखते हुए हमेशा टाइम इन्वेस्ट किया करें। जो चीज आप राइट डाउन कर रहे हैं आप उसको दोबारा बार बार रिव्यू करके उस पर टाइम इन्वेस्ट किया करें ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो चीज आप लिख रहे हैं वो पढ़ने वाला उसे अंडरस्टैंड कर लेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। Do not assume that all the readers of requirements have the same background and use the same terminologies as you.
आपने ये सपोज नहीं करना कि उनको नॉलेज है, उनको अंडरस्टूड है, उनको पता चल गई है ये बात, उनके लिए भी वैसे ही है जितनी आपको समझ आ रही। जैसे आपके माइंड में एक चीज है, आप मुझे असाइनमेंट बना के वो दे देते हो। अब आपके माइंड में एक आइडिया आया था, आपने उसे राइट डाउन करके मुझे सेंड कर दिया है। अब हो सकता है आपके माइंड में वो सही वाला आइडिया हो, लेकिन आप उसे कम्युनिकेट सही नहीं कर सके, आप उसे राइट डाउन नहीं सही कर सके। है ना ऐसे बात? तो अब आपके पास वो चीज जो आपके आइडिया था, लेकिन आपने उसे राइट डाउन ठीक नहीं किया, तो मेरे तक जो चीज आई है तो मैंने उसे अपनी मर्जी से परसीव कर लिया और मैंने कह दिया ये ठीक नहीं है। हालांकि आपके माइंड में हो सकता है वो ठीक चीज हो, लेकिन आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर सके। तो आपने कम्युनिकेशन इस तरह से लिखना होता है कि जो चीज है वो एक्चुअली वो उसी तरह से कम्युनिकेट हो रही हो दूसरे बंदे को भी। अलो टाइम फॉर रिव्यू, रिवीजन एंड रीड्राफ्टिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी है आज, मैंने अगर 7 डेज पहले दी थी तो 7 डेज में से आपने 2 डेज रिव्यू करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, रीड्राफ्टिंग दोबारा से लिखने के लिए 2 दिन आपको रखने चाहिए थे। अगर आपने लास्ट डे पे, डेडलाइन पे आइडिया सोचने पे लगाया है तो आप उसको डेफिनेटली रिव्यू नहीं कर सकोगे, आप अच्छा नहीं लिखोगे, आप अच्छे वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे अपने आइडिया को। मैम जो डिफाइन। कल असाइनमेंट जी हमने जी जमा की क्यों बात कर रहे हैं? जी जी ठीक है मैम, वो तो बना लिए, वो तो लेंथी बहुत थी। जी बेटा, मैं उसी की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उसमें बता रही हूँ कि अगर किसी भी चीज में आपको टाइम मिला, ये मैं वैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं आपको एसआरएस लिखने का पढ़ा रही हूँ कि जब आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनानी है तो उसके लिए आपको ये सारी बातें अपने माइंड में रखते हुए बनानी है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ साथ में कि असाइनमेंट में जैसे अगर आपने रिव्यू करने का, आपने डेडलाइन को मीट करने के लिए लास्ट स्टेज पे काम रखा है, तो आपको रिव्यू का टाइम ही नहीं मिला, तो आप तो उसे इम्प्रूव नहीं कर सकोगे। आपको जितना भी टाइम मिलता है आपने उसमें रिव्यू का टाइम रखना है। गाइडलाइंस क्या है? डिफाइन स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर डिस्क्राइबिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर स्टैंडर्ड टेम्पलेट डिफाइन करें। अच्छा, एक बात, सबसे पहले हमारे पास अभी स्टैंडर्ड डिफाइन हो चुका है, हमने IEEE स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो हमारा तो स्टैंडर्ड पहली वाली गाइडलाइन फुलफिल हो रही है। अगर आप कंपनी में काम करते हो, आपने अपनी कंपनी बनाई है, आपकी कंपनी जो है वो हैphazard मैनर में, रैंडम वे में रिक्वायरमेंट वो कर रही है, तो आपने उसके लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर लेना है, आपने फाइंड आउट करना है, डिसाइड कर लेना है, आपने एक स्टैंडर्ड बना लेना है रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने का, और आपने उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। यूज लैंग्वेज सिंपली, कंसिस्टेंटली एंड कंसाइसली। लैंग्वेज जो यूज करनी है सिंपल जितनी कोशिश कर सके, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज ना करें क्योंकि वो डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट लोगों को देंगे, और ऐसी टर्म्स यूज ना करें जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। डायग्राम्स को अप्रोप्रिएटली यूज करें, जहां तक कोशिश हो सके मैथमेटिक्स में अगर ऐड किया जा सकता है तो वो ऐड कर लें क्योंकि उससे क्लैरिटी आ जाती है। सप्लीमेंट नेचुरल लैंग्वेज विद अदर डिस्क्रिप्शन, एंड नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट की फॉर्म में तो लिखनी ही है, तो उसको सप्लीमेंट कर दें आप और डिस्क्रिप्शन से। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिवली। लास्ट पॉइंट का क्या मतलब है? मैंने ये इसकी बहुत सी एग्जांपल अक्सर आपको क्लास में दी हैं, क्या मतलब होगा? बेटा, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिवली का क्या मतलब है? जैसे मैंने अगर कह दिया कि मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और मैंने कहा है कि मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस, मेरा सिस्टम जो है वो हर सेकंड में इनपुट लेना चाहिए, उसे हर सेकंड के अंदर 6 टाइम इनपुट्स लेना चाहिए। तो अब जब मैंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया, तो ये मैंने क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर दिया, रिक्वायरमेंट को क्वांटिटेटिव वे में कह दिया है। अब एक तो ये इसका फायदा क्या होगा सबके लिए? अगर मैंने कहा है कि मार्कल जो है, मार्कल का डायामीटर कम होना चाहिए, तो ये एक मैं रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिव वे में नहीं बता रही, क्वालिटेटिव कम कह दिया है। अब मैं अगर कह देती हूँ कि मेरे मार्कल का डायामीटर 2 mm होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्वांटिटी 2 mm सबके लिए सेम होगा, तो ये चीज
क्वांटिटेटिव वे में आ गई है। आपने जहां तक कोशिश करनी है, इसे आगे आपको एग्जांपल्स भी दूंगी जब स्पेसिफिकेशन वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो रिक्वायरमेंट्स को आपने, ये जनरल गाइडलाइंस है, जब हम स्पेसिफिकेशन राइटिंग रिक्वायरमेंट्स का पोर्शन डिटेल में पढ़ेंगे तो वो उसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अच्छा, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सिस्टम इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको फर्क पता होना चाहिए। सिस्टम इंजीनियरिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जब सिस्टम इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पता चल जाएगा। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होती है, उसके यूजर कौन कौन होते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो आपने IEEE का टेम्पलेट लेना है और उसको अच्छे से बस कर लेना है कि इसके हर पार्ट के अंदर क्या चीज होती है। अभी तक हमारा काम ये हुआ है। ये लास्ट लेक्चर था हमारा जो आपने कंप्लीट नहीं किया था, और आज हम करेंगे। आज हो गया कंप्लीट, ठीक है, फिर अगला फिर कल शुरू कर हमारा। बेटा लास्ट वाला हुआ है तो अटेंडेंस आज तो लगा हमें दें मैम। आज का कंप्लीट करना चाहिए ना। अटेंडेंस मैम। आज तो हमें आज का लेक्चर नहीं करना चाहिए। मैम वो कल करेंगे, वो कल का भी है फॉर्मेट लेक्चर हमें एक हमारा। देखना है। तो नया लेक्चर है ना कल का। वो नया मैम नया कल शुरू करेंगे, देखे ना। आज अगर शुरू किया 20 मिनट है, नहीं खत्म होगा। क्वेश्चनिंग बहुत होती है, तो कल 1.5 घंटे में पढ़ लेंगे वो। यस मैम सही कितना कह टाइम रहा रहता है है, अभी? तो तो 20 मिनट, इस तरह मिक्स 22 हो जाना मिनट्स सारा। रहते हैं। अच्छा मैम फिर ये भी गुजर जाने कि ये कौन से इधर आ जाने। अभी SRS आप लोग सर्च करो, SRS सर्च करके मुझे बताओ मिलती है। मैं मीनवाइल आपकी अटेंडेंस लेती हूँ जरा, मैं आपका रजिस्टर। मैं वो SRS तो लास्ट टाइम मैम की तो थी। हाँ बेटा, वो उसका टेम्पलेट बहुत से जिस टाइप की थी वैसी वाली नहीं इस दफा करनी, इस दफा अच्छे वाली करनी है, तो आप अभी टेम्पलेट सर्च करो उसका। मैम हमने तो IEEE के फॉर्मेट के एग्जैक्ट की थी वैसे ही। अच्छा आप हमारी चेक करके बता दें अभी। बेटा अभी टेम्पलेट आपने अंडरस्टैंड करना है। अभी आज की जो आपकी क्लास है इसका मकसद क्या था कि आपने उस टेम्पलेट को, इसका एक छोटा सा पार्ट ये भी था कि आपने उस टेम्पलेट को अंडरस्टैंड करना है दोबारा से। आप कोई, अगर आपको लगता है आप दोबारा डाउनलोड कर लो उसको। अगर आपको लगता है, कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, उसका कंप्लीट तो सारा नहीं हो चुका होता कि आप उसने इतना यस मैम। नॉलेज गेट कर लिया है कि आप उसको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना। तो यस हो मैम। सकता है कि आपको उसको में से कोई ना कोई चीज ना पता हो, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लो। तो मैम वो आप कह रही हैं मैं कर देती हूँ अपलोड, तो वो आप अपलोड करते हैं, पढ़ तो लेते बेटा हैं अभी तो मैंने थोड़ा। आपको 20 मिनट दिए हैं ना, मैं अटेंडेंस लगाती हूँ तो आप लोग और सर्च करो। सर्च भी मैम वो आना चाहिए ना आप लोग को, या नहीं? लैपटॉप मैम आप बेहतर समझे। करता हूँ। आज क्या लैपटॉप डेट बंद है? है ना मैम, आज 16। 16। फिजान नहीं है अवेलेबल। प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। कहाँ? ठीक है। अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। हलीमा, प्रेजेंट मैम। तलहा, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला सैफ, प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला, यस मैम। प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट मैम। रजिया, प्रेजेंट मैम। आमना, प्रेजेंट मैम। हमजा, सुदेश, प्रेजेंट मैम। मौजमा, एहसन, एहसन मजीद, उसामा,
प्रेजेंट मैम। उसामा नसीर, मैम। जिशान, प्रेजेंट। बुरहान, प्रेजेंट मैम। जैनब, प्रेजेंट मैम। पारसा, प्रेजेंट मैम। हबील, रजाक, अनवार, प्रेजेंट मैम। साद, प्रेजेंट। साद मैम प्रेजेंट। साद रियाज, प्रेजेंट। तैयबा,